Hello everyone, welcome to our channel. Today we will learn some polity miscellaneous questions. आज हम पॉलिटी के डिफरेंट टॉपिक्स में से मिक्स करके कुछ क्वेश्चन सीखेंगे। ये क्वेश्चंस हमारे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं। मोस्टली क्वेश्चंस उसी में से होंगे जो टॉपिक्स हमने कवर करे हैं पॉलिटी में, उन पर बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. Question number 1. Part 3rd of the Indian Constitution deals with which of the following? संविधान का जो तीसरा भाग है, भारतीय संविधान का तीसरा भाग, वो किस विषय में है? पार्ट थर्ड डील्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? फंडामेंटल ड्यूटीज, सिटीजनशिप, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी मौलिक कर्तव्य हैं जो भारतीय नागरिकों के, वो. सिटीजनशिप, नागरिकता के बारे में. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट को कुछ निर्देश दिए गए हैं अपनी पॉलिसी मेकिंग के बारे में. या फिर फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों के बारे में भारतीय नागरिकों के. तो पार्ट 3 किस बारे में है? आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, फंडामेंटल राइट्स. पार्ट 3rd ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स. जो भारतीय संविधान का तीसरा भाग है वो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के बारे में है. फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स, ये आर्टिकल 12 to 35 में फंडामेंटल राइट्स मेंशन है. अभी तक हमने आर्टिकल 19, 20, 21 को कवर कर लिया है. अच्छा, आइए देखते हैं पार्ट 4. पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी. ये भारतीय संविधान के चौथे भाग पार्ट 4 में मेंशन है. सिटीजनशिप इज मेंशन्ड इन पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. भारतीय संविधान के दूसरे भाग में नागरिकता के बारे में बताया है. सिटीजनशिप को हमने डिटेल में कवर किया है अपनी वीडियोस में. एंड पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल ड्यूटीज़. भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य पार्ट 4A में मेंशन है. फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी हम कवर कर चुके हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हु अपॉइंट्स द मिनिस्टर एट स्टेट लेवल? स्टेट लेवल, राज्य में जो मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है वो कौन करता है? हु अपॉइंट्स द मिनिस्टर एट स्टेट लेवल? ऑप्शंस आर चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और गवर्नर. मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यपाल. स्टेट लेवल पर मिनिस्टर्स, मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और गवर्नर. आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, गवर्नर. द गवर्नर अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर and other state ministers are appointed by the governor on advice of chief minister. गवर्नर जो राज्यपाल हैं वो चीफ मिनिस्टर मतलब मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं और मुख्यमंत्री की सलाह पर बाकी जो अन्य मंत्री हैं उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा की जाती है. गवर्नर अपॉइंट करते हैं सीएम को, चीफ मिनिस्टर को, और सीएम की एडवाइस पे बाकी मिनिस्टर्स को भी गवर्नर ही अपॉइंट करते हैं स्टेट लेवल पे. ठीक है. सो हु अपॉइंट्स द मिनिस्टर एट स्टेट लेवल? आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, गवर्नर, राज्यपाल. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिट क्यू वारंटो? क्यू वारंटो का मतलब क्या होता है? ऑप्शंस हैं बी कमांड, टू बी प्रिवेंटेड, बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, टू बी सर्टिफाइड. What is the meaning of the writ क्यू वारंटो? क्यू वारंटो का मतलब क्या होता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट. क्यू वारंटो का मतलब है रिक्वायर्स अ पर्सन टू शो बाय व्हाट अथॉरिटी ही होल्ड्स अ पब्लिक ऑफिस. अगर कोई पर्सन किसी पब्लिक ऑफिस में है, काम कर रहा है, तो उससे पूछ सकते हैं कि वो किस अधिकार में उस ऑफिस में है. ठीक है, कैसे उसे अपॉइंट किया गया, किस अधिकार में किसी पब्लिक ऑफिस में अगर कोई आता है तो किस अधिकार से वो एक पब्लिक ऑफिस में है.
उसकी अथॉरिटी को क्वेश्चन करना, ये है क्यू वारंटो। इट रिक्वायर्स अ पर्सन टू शो बाय व्हाट अथॉरिटी ही होल्ड्स अ पब्लिक ऑफिस। ठीक है, किसी पब्लिक ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस में वो किस अथॉरिटी से है, कोई पर्सन किस अधिकार से है, उसको पूछना वो होता है क्यू वारंटो। इट मीन्स व्हाट इज़ योर अथॉरिटी, तुम्हारा क्या अधिकार है यहाँ होने का। व्हाट इज़ योर अथॉरिटी, बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड किस आर्टिकल में मेंशन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में मेंशन है। ऑप्शंस हैं आर्टिकल 42, 44, 48 और 60। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद यूनिफॉर्म सिविल कोड। 42, 44, 48 और 60। Answer is option number 2, Article 44. Article 44 of the Indian Constitution deals with Uniform Civil Code. ठीक है, आर्टिकल 44 है जो भारतीय संविधान का, उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में मेंशन है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या होगा कि सेम लॉस जो हैं इंडिया में सारे इंडियंस पर सेम लॉस अप्लाई होंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर। जो लॉस हैं यूनिफॉर्मली सब पे एक जैसे लागू होने चाहिए, इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में मेंशन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द सुप्रीम कोर्ट टू एडवाइज प्रेसिडेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जो सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार देता है कि वो प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को सलाह दे सके, एडवाइस दे सके। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द सुप्रीम कोर्ट टू एडवाइस प्रेसिडेंट। ऑप्शंस आर आर्टिकल 145, 130, 143 और 135। आर्टिकल 145, आर्टिकल 130, आर्टिकल 143 और 135। कौन सा आर्टिकल है जो सुप्रीम कोर्ट को अलाउ करता है कि वो प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सके। आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 of the Indian Constitution allows the Supreme Court to advise the President on the matters of public importance or certain laws that are important to the Constitution. आर्टिकल 143 सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है कि वो राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं और प्रेसिडेंट उनसे सलाह ले सकते हैं, प्रेसिडेंट उनसे एडवाइस ले सकते हैं ऑन मैटर्स ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस, जो पब्लिक इम्पोर्टेंस के लिए, लोगों के भलाई के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन पर, और सर्टेन लॉज दैट आर इम्पॉर्टेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो बहुत इम्पॉर्टेंट लॉज हैं उन पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस ले सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट कोई अलाउ करता है आर्टिकल कि वो प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकें ऑन मैटर्स ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस एंड अदर इम्पॉर्टेंट लॉज। ठीक है, so which article of the Indian Constitution allows the President to give advice, allows the Supreme Court to give advice to President? Article 143, option number 3. Next देखते हैं, which schedule of the Indian Constitution deals with official languages? जो official languages हैं, भाषाएं हैं, वो भारतीय संविधान के किस अनुसूची में उल्लेख है उनका? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में मेंशन किया गया है? शेड्यूल्स हमने पढ़े थे, तो ऑप्शंस है शेड्यूल 1, 4, 7 और 8। 1, 4, 7 और 8 किस शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में लिखा हुआ है? आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, 8th schedule. Schedule 8 of the Indian Constitution deals with the official languages of India. Official languages के बारे में
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में मेंशन है। ओरिजिनली देयर वर 15 लैंग्वेजेस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 1950 में भारतीय संविधान में 14 ही भाषाएं थी, 14 ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी। पर आज की डेट में नाउ देयर आर 22 लैंग्वेजेस इन इंडिया। अब 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेजेस मेंशन्ड है 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, बाकी लैंग्वेजेस को अमेंडमेंट्स के थ्रू ऐड किया गया था। ओरिजिनली 14 लैंग्वेजेस थी, अब 22 लैंग्वेजेस हैं और ये 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। 14 + 8 22, 22 लैंग्वेजेस एंड 8th शेड्यूल, सो यू कैन रिमेंबर दैट। ठीक है, तो लैंग्वेजेस जो हैं वो 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल इमरजेंसी कैन बी इम्पोज्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड डैश। नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल को किन आधारों पर लगाया जा सकता है? पहला, वार, किसी देश से युद्ध हो रहा हो। एक्सटर्नल एग्रेशन, कोई देश बाहरी आक्रमण कर दे, कोई और देश अगर अटैक कर दे तब। एंड डैश, और एक और क्राइटेरिया, एक और ग्राउंड होता है जिस पर हम नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं, प्रेसिडेंट लगा सकते हैं। तो 3 ग्राउंड्स क्या हैं? एक तो वॉर है, दूसरा एक्सटर्नल एग्रेशन, तीसरा ग्राउंड क्या होता है वो हमें बताना है। ऑप्शंस हैं, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, अगर ठीक से काम नहीं हो रहा। इनएफिशिएंसी ऑफ द मिनिस्टर्स एफिशिएंट नहीं है, काबिल नहीं है। आर्म्ड रिबेलियन, अगर देश में आर्म रिबेलियन मतलब सशस्त्र विद्रोह हो जाए तब। या फिर नन ऑफ द अबव। सो नेशनल इमरजेंसी कैन बी इम्पोज्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर, external aggression and question mark. Options are failure of constitutional machinery, inefficiency of the ministers और armed rebellion. आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आर्म्ड रिबेलियन, सशस्त्र विद्रोह। जब हमारे देश में अगर सशस्त्र विद्रोह होता है तो प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो नेशनल इमरजेंसी 3 वजह से लग सकती है। नेशनल इमरजेंसी कैन बी इम्पोज्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, युद्ध, अगर देश में युद्ध हो रहा हो। एक्सटर्नल एग्रेशन, कोई बाहरी देश अगर आक्रमण कर दे, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। ठीक है, अगर कोई दूसरी कंट्री से रिलेटेड है। एंड आर्म्ड रिबेलियन, इंटरनल फैक्टर, अगर अपने देश में सशस्त्र विद्रोह होता है तो भी इमरजेंसी इम्पोज की जाती है। नेशनल इमरजेंसी को प्रेसिडेंट इम्पोज कर सकते हैं। बाकी हमने इमरजेंसी ट्वेल्व में स्टडी किया था। सो आज हमने 7 क्वेश्चंस देखे पॉलिटी पे बेस्ड। ये पॉलिटी के मिसलेनियस क्वेश्चन से, डिफरेंट टॉपिक्स में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आज हमने देखे। सो होप यू लाइक इट, you understood. Thank you. Thanks for watching. Please like, share and subscribe. Thank you everyone.